हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती से रिलेटेड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का ये 46वां वीडियो, जो इस सीरीज का 46वां वीडियो है, जो कि परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को मैंने इसमें ले आया है और जो कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है और ख़ास करके बिगिनर के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हमें पता है बिगिनर सब जो है बहुत ऐसे तरीके हैं जो नहीं जान पाते हैं। तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, तो ज़रूर देखें। और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये प्रैक्टिस क्लास है तो इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वह वर्क एंड टाइम का हो या क्षेत्र नीति का हो, किसी भी मतलब कि मेरे उम्मीद से 3-4 टॉपिक के आराम से सवाल मिल जाएंगे और रीजनिंग के भी अच्छे सब क्वेश्चंस को इसमें करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए और देखिए, क्वेश्चंस को करने का कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ, आप मेरे करने से पहले आप जरूर ट्राई करें, बनाने का कोशिश जरूर कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को बनाइए पहले आप वीडियो रोक कर और देखिए कि क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, विजयवाड़ा से कलकत्ता, यानी विजयवाड़ा और कलकत्ता से 2 ट्रेनें एक ही समय पर चलती है, क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर आगे बढ़ती है। जब वह मिलती है तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है, यानी कहने का मतलब कि ये अगर कुछ दूरी है जो कि विजयवाड़ा और कोलकाता, ठीक है, तो विजयवाड़ा से जो जा रहा है वह 24 के रफ्तार से गाड़ी जा रही है, 24 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से, और इधर से यह जो जा रहा है 42 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से। तो इसने कहा कि जब दोनों एक दूसरे से मिले, तो मान लीजिए कि दोनों एक दूसरे से यहाँ पर मिले होंगे, लेकिन एक ट्रेन जो है जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वह कुछ ज़्यादा दूरी मिलने के बाद तय कर लिया होगा, कुछ ज़्यादा दूरी मिलने के बाद तय कर लिया होगा, जो बोल रहा है कि 140 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। तो इसको करने का एक सही तरीका ये हो सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 24 है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यानी इधर से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वह 42 है, ठीक है, इतना है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के एवरेज पर मिला होगा, यहाँ पर मिला होगा। तो पता चलता है कि जब मिलने के बाद वह एक ट्रेन जो है 140 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी। अगर मैं इन दोनों की दूरी के बीच के अंतर को देखूं, बीच वाला छोड़कर दोनों की बीच की दूरी को अंतर देखूं, तो यहाँ पर कितना का अंतर है, 18, यानी 42 में 24 घटाइएगा तो 18 का अंतर है। मैं इसको अनुपात में ले रहा हूँ, किसमें, अनुपात में, तो 18 अनुपात का अंतर है। तो रियल में अगर देखूं तो ये कितने का अंतर है, 140 का अंतर है, क्योंकि ये भी किलोमीटर में था और ये सब भी किलोमीटर पर घंटा में था। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, आराम से निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये 18 का अंतर है। तो हमें चाहिए कितना, 24 ये 42 ये, तो टोटल चाहिए 66, यानी 24 और 42 को जोड़िएगा तो 66 की वैल्यू हमें चाहिए, 66 अनुपात की वैल्यू चाहिए। बस ये अगर फाइंड कर लिए तो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे, तो मैं यहाँ से कहूँगा कि 1 अनुपात का मान कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि 1 अनुपात का मान 140/18। तो 1 को 66 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 66 से गुना कर सकते हैं ना, तो ये 66 हो जाएंगे। तो आप जब इधर 66 से गुना किए तो आप इधर भी 66 से गुना कर दीजिए। तो 140/18 गुना 66,
देखिए दोस्त, तरीका बढ़िया है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर बेसिक लगाते हैं तो बहुत टाइम लगेगा दोस्त। बेहतर है कि आप इस तरीके को समझने का कोशिश कीजिएगा। तो हमें 66 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो 66 की वैल्यू क्या हो जाएगा। 6 से 3 बार, 6 से 11 बार, यानी इसको गुना कर दूं तो 0, ऊपर ऊपर गुना कर दूं 0 4 5 1 अपॉन 3, यानी 15 40। 1 मिनट, तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा, 15 40 अपॉन 10। ठीक है, तो यहां से इसको मैं कटाऊं तो ये कितना, 5 एका 5 3 15, 3 एका 3, उसके बाद 10 बचा, 3 3 9, यानी 513 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये 513 पॉइंट एक ही ऑप्शन में, और ये राइट आंसर है। तो इस तरह से ये आसानी से निकल जाएगा। तो बेहतर है कि आप इन सब तरीकों को लगाइए और समझने का कोशिश कीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह सकते हैं इस भीड़ में, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन टफ होने वाले हैं। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, अब कीजिए, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए 3675 रुपए पर अर्जित ब्याज कितना होगा, 3675 पर कितना अर्जित ब्याज होगा। तो इजी क्वेश्चन है, आराम से पीआरटी लगाकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा फास्ट निकल सकता है। मैंने कभी बताया था जब एसआई निकालना हो ना, तो आप जानते हैं क्या सोचिए, मूलधन का, किसका, मूलधन का RT%, ये आपका एसआई निकल जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। 1 मिनट, अच्छा चलिए, तो ये SI% SI बराबर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आप कह रहा हूं कि ये मूलधन है, डायरेक्ट इसका 3675 का RT मतलब R4T कितना 2, तो 4 दूनी 8%, यानी 3675 का डायरेक्ट आप 8% निकाल दीजिए। 8% का मतलब नीचे में 100, बस निकालिए, आपका आंसर कैलकुलेट कीजिएगा 294। ऐसे बहुत फास्ट आ सकता है, हालांकि आप फार्मूला भी लगाओगे तो वही काम होगा, लेकिन अगर इस बात को अगर मन में ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि एसआई जो होगा मूलधन का RT% होगा, तो डायरेक्ट आप इसका 36 का 4 दूनी 8% निकाल लोगे, है ना। तो जल्दी फाइंड हो जाएगा, और आपको पता है कि जल्दी ही करना हम लोग को मकसद होना चाहिए, है ना, क्योंकि एग्जाम में इतनी टाइम रहेगी, जैसे कि कहने का मतलब कि 90 मिनट जो आपको टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चंस के लिए, कब पार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए बेहतर है कुछ अलग तरीके से कीजिए, उस तरीके को समझने का कोशिश कीजिए, ताकि इस दौड़ में आगे निकल सके, है कि नहीं। नेक्स्ट चलिए, पाइप ए एक खाली टैंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी के साथ इसे 3 घंटे में भर सकते हैं। तो केवल पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, जबकि यानी जिसके बाद पाइप बी को चालू किया जाता है, तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से बोल रहा है, यानी बोल रहा है यहाँ पर ए जो है 4 घंटे में भर सकता है, जबकि बी ये जो है 3 घंटे में भर सकता है, बी जो है 3 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि सही रहेगा। तो इन दोनों का एलसीएम मैं निकालूं, 4 और 3 का, तो कितना हो जाएगा 12। इस 12 को मैं 4 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 3। इस 12 को मैं 3 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 4। तो देखिए यहाँ पर एक चीज तो आप लोगों को अब रट गया होगा कि वर्क बराबर जो फार्मूला होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, मतलब कि समय गुना क्षमता, काम बराबर समय गुना क्षमता। अब यहाँ पर ये क्या है, 12 जो निकला ये क्या है, ये आपका काम है, और ये 3 और 4 जो निकला ये आपकी क्षमता है। किसका, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 4,
यानी कहने का मतलब कि ए इस 12 काम में से 1 घंटे में 3 काम कर देगा, बी इस 12 काम में से 1 घंटे में 4 काम कर देगा। यही इसकी क्षमता है, ए और बी की अलग अलग क्षमता है। बात समझ रहे हैं? तो बस अब देखिए यहाँ पर जो कह रहा है उसके अनुसार चलते हैं। टोटल काम कितना है? 12 काम करवाना है। पहले ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है। ए को कितने घंटे के लिए चालू किया जाता है? केवल 1 घंटे के लिए। तो ए का काम कितना होगा? अगर मैं कहूं कि 1 घंटे के लिए काम करवा रहा है ए को, तो ए का काम कितना होगा? ए की क्षमता 3 है और 1 घंटे करवा रहा है, समय 1 घंटा ले रहा है, तो गुना 1, तो इसका मतलब 3 काम कर रहा है। ए जो कर रहा है 1 घंटे में 3 काम, तो इस 12 में से 3 काम हो गया, बाकी बाद बचा काम जो होगा वह बी करेगा, जिसके बाद बी को चालू किया गया। तो बी की क्षमता कितनी? तो आपका जवाब होगा कि 4। तो बी का काम क्या होगा? 4। और ये कितना समय तक कर रहा है हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं कि ये x समय तक कर रहा है। तो बी की ये काम निकला, तो यहाँ पर बचा हुआ काम क्या था? 4x। तो ये 12 के बराबर ये 3 + 4x, ये भी टोटल काम और ये भी टोटल काम। मैंने दोनों काम को आपस में बराबर कर दिया, बस यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। बात समझ रहे? तो यहाँ से वैल्यू जो निकलेगी 9/4 बराबर x। x क्या है? हमने टाइम माना है, किसकी? b की। समय माना है, क्या है? समय। तो b का समय 9/4। अगर मैं इसको यहां पर तोड़ूं तो 1 घंटा बच गया 1/4, मतलब कि 1/4 का मतलब कितना? 60 से गुना कर देंगे तो ये 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट जो है बी ने समय लगाया है। तो इसने कहा क्या है कि टैंकी को भरने में कुल कितना समय लगा? एक बताइए। ए ने 1 घंटा काम किया, यानी टोटल टाइम हमसे पूछ रहा है, टोटल टाइम पूछ रहा है। ए ने ऑलरेडी 1 घंटा लगाया है और यहाँ बी ने जो लगा रहा है 1 घंटा 15 मिनट। 4 दूनी 8, यानी 2 घंटा 15 मिनट लगा रहे हैं। 2 घंटा 15 मिनट, ये भी घंटा प्लस 15 मिनट। तो यहां से देखा जाए तो ये 3 घंटा प्लस 15 मिनट, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है दोस्त, इस तरीके से समझने का कोशिश कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप कोई दूसरे तरीके से करते हैं तो अगर देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मेरे आपके लिए बेस्ट तरीका हो सकता है, लेकिन अगर आपका जो भी तरीका है जिससे आप कर रहे हो, अगर इससे फास्ट आंसर आए तो वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर ये तरीके से आप करते हो, अगर इससे कम समय आपके द्वारा किया गया तरीके से अगर कम समय में आंसर आ रहा है तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट होगा। और मेरे उम्मीद से 1-2 बार अगर इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से ये तरीका सिर्फ इसी प्रश्न के लिए लागू नहीं होंगे, वर्क एंड टाइम के 90% क्वेश्चन पर यह तरीका लागू हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो सीखने का कोशिश कीजिए, समझने का, और क्या बोलूं दोस्त, आगे देखिए। और अगर अभी तक चैनल पर अगर पहली बार आए थे, अगर रुके हुए तो हो सकता है आपको पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी हौसला हमारी हौसला बढ़ती है, हमें थोड़ी सी खुशी मिलती है, तो और भी लगता है कि नहीं इस तरह के और भी क्वेश्चंस को कराना चाहिए। बात समझ रहे? तो देखिए इस क्वेश्चंस को, अगले क्वेश्चंस को क्या बोल रहे हैं, 75 और 405 के बीच 3 अंकों वाली कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या? पूर्ण संख्या तो आप जानते ही होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या। लेकिन इसने कहा है कि 3 अंक वाली। कौन सी? 3 अंक वाली। तो 75 से लेकर कहां तक? 75 से लेकर 405 तक, 405 तक पूछ रहा है। इनके बीच में
कितनी 3 अंक वाली पूर्ण संख्या होगी। तो एक बात बताइए, 75 से लेकर 99 तक तो 2 अंक वाली है, 75 से लेकर 99 तक तो 2 अंक वाली है। तो इसका मतलब 100 से लेकर 405 तक में जो संख्या होगी वही तो 3 अंक का होगा, क्योंकि 100 से ही स्टार्ट होगा 3 अंक का, है ना। तो इसका आंसर डायरेक्ट फाइंड करने के लिए 405 में 100 घटा दीजिए, वही राइट आंसर हो जाएगा 305। ठीक है, तो ये 305 राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई 304 कर रहे हैं तो गलती है, आप 305 कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग ये भी करेंगे कि और एक ज्यादा एक्स्ट्रा घटा देंगे। नहीं, देखिए 304 कब हो सकता था, जब 101 से लेते ना तब जाकर 304 होता, लेकिन अगर मैं 100 से ले रहा हूं तो ये 305 ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न चित्र में वर्गों की संख्या को दर्शाता है। कि इसमें गिनना है कि वर्ग कितना है। अगर तरीके से इसे गिनने के लिए बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसके लिए कुछ ट्रिक है जो जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे आपको देखना है गिनना कैसे, 1 2 3 4, तो 4 रो इधर से, 2 3 4 कॉलम, तो 4 रो 4 कॉलम है। तो देखिए इसको करना है कि हाईएस्ट नंबर 4, इसका हाईएस्ट नंबर 4, तो 4 गुना 4 लिखना है। इससे एक एक घटा के गुना करते जाना है। जैसे आप समझिएगा, 4 में 1 घटाइएगा 3, 3 में 1 घटाइएगा 2, 2 में 1 घटाइएगा 1, 1 तक पहुंच गए तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से किसी भी एक तक अगर पहुंच गए तो वहां पर रोक देना है। अब इसका देखिए, 4 में 1 घटा 3, 3 में 1 घटा 2, 2 में 1 घटा 1, बस इसको गुना कीजिए। 4 चौके 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 गुना 1 1। अब बस इन सबको ऐड कर दीजिए, क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, वही राइट आंसर हो जाएगा। जैसे 16 9 25, 4 29 31, तो इसमें टोटल कितने वर्ग हैं, 30। जैसे कि ये क्वेश्चन तो दोनों इक्वल था, अगर मान लीजिए ये वाला नहीं रहता, ये वाला लाइन नहीं रहता, तो फिर कैसे वर्ग फाइंड करते कि इसमें कितने वर्ग है। तो सेम कंडीशन लगाते, इधर वाला बड़ा नंबर लीजिए 4, इधर वाला बड़ा नंबर 3, तो घटा कर लिखते जाइए। 4 में 1 घटाइएगा 3, 3 में 1 घटाइएगा 2, 3 में 1 घटाइएगा 2, 2 में 1 घटाइएगा 1। इन दोनों में से किसी में भी एक आ गया, बस वहां पर रोक देना है, बस गुना कर देना। 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एका 2, बस इन दोनों को जोड़ देना है। 6 2 8 12 8 20। तो यानी यहाँ अगर ये वाला कॉलम नहीं होता तो इसमें 20 वर्ग होता। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये तरीका से आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है, बनाने का कोशिश कीजिए और मेरे करने से पहले आप भी करने का जरूर कोशिश कीजिए। क्या कीजिए दोस्त, जिससे कि देखिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि जब आप थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा, उस पर दिमाग लगाइएगा, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग जो है थोड़ा सा डेवलप होगा और उस चीज़ को सोचने समझने की क्षमता को डेवलप कर लेगा। तो कोशिश कीजिए कि पहले खुद से करें, बात समझ रहे हैं? तो चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो मैं पहले फिगर बना लेता हूँ। ये तो आयत बन जाता है, सॉरी देखते हैं और कहीं फिगर। अच्छा ये वाला, ये वाला कुछ डायग्राम है। कहता है एक समचतुर्भुज एक भुजा की एक भुजा की लंबाई 17 है, तो इसकी सभी भुजा की लंबाई जो होगी वह 17 ही होगा, क्योंकि समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं?
और इसकी एक विकर्ण की लंबाई जो है आपको वो दे दिया है 16। क्या दे दिया है? 16। ये D1 की वैल्यू टोटल यहां से लेकर अगर मैं कहूं AC 16 दे दिया है, तो हमें BC फाइंड करना है, यानी दूसरा विकर्ण फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इस तरह से हो सकता है सीधा ना बना हो, तो इस तरह से ये दूसरा विकर्ण है, तो यहां पर इस तरह से आपको फाइंड करना है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? चलिए मैं कराता हूँ, ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ये जब 17 है, तो अगर मैं किसी भी एक त्रिभुज को पकड़ू, अगर मैं इसको सेंटर O मान लेता हूं, तो AOC एक त्रिभुज है, तो यहां पर ये जो बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनता है। और जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो इसका मतलब वो एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। क्या हो जाता है? समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो उस हिसाब से ये आपका कर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? कर्ण। तो अब यहां पर हमें फाइंड करना है इस भुजा को, OC को फाइंड करना है, ताकि मैं BC निकाल सकूं। तो मैंने एक बात बताया कि यहां पर ट्रिपलेट लगा सकते हो आप। कैसे? देखिए ये जो टोटल 16 है, AC 16 है, तो इस पॉइंट पर जब कटता है ना, जब इस पॉइंट पर कटता है तो ये 16 को बराबर बराबर दो भाग में बांट देगा, यानी 8 इधर 8 इधर, तो टोटल 16 हो गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? ये क्या हो गया? 16 हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक 8 और ये 17, तो एक ट्रिपलेट बनता है 8 15 17 का। इसका मतलब ये जो OC है वह 15 है। जब यहां से यहां तक लेकर 15 है तो पूरे कितना होगा? 15 इधर भी, तो 15 15 क्या हो जाएगा? 13, और BC ही आपका दूसरा विकर्ण है, यानी 30। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा मतलब कि सोचने का कोशिश कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा कि मैंने किया कैसे। देखिए ये समचतुर्भुज है, ठीक है। जब इसकी एक भुजा 17 दिया तो इसका मतलब इसका सभी भुजा 17 17 होगा। किसी भी त्रिभुज से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर कोई सा भी त्रिभुज लीजिए, सभी के सभी यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। सभी के सभी क्या है? यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है। बात समझ रहे हैं? और सब के सब ये कहीं ना कहीं ये जो 17 है वो कर्ण है। जैसे यहाँ पर मैंने इसको दर्शा रहा है कि ये कर्ण है, और एक भुजा हमें पता है कि ये 18 है, ये क्या है? 8 है, तो ये 15 निश्चित होगा। कैसे? आप यहाँ पर पाइथागोरस लगाकर भी निकाल सकते हो। पाइथागोरस आपको ध्यान में होगा कि पाइथागोरस क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। बस वही चीज लगाकर यहाँ पर निकाल सकते हो। लेकिन थोड़ा सा 2-4 गो ट्रिपलेट याद रख लीजिए, जिससे कि बेहतर रहेगा कि आप जल्दी कर सकते हो, है कि नहीं? तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को। पांच अंकों की वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जो 12, 18, 30, 25 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए? तब यहाँ पर इसको देखिए कैसे फास्ट किया जा सकता है। करने का तो डायरेक्ट आप इसका LCM निकालिए, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फास्ट भी करना है, LCM निकालेंगे तो कम से कम आपका 1 से 1.5 मिनट जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा और तरीके से मतलब कि शॉर्टकट लगाने का यहाँ कोशिश कीजिएगा, तो सेकेंडों में आंसर आएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है आपका 18 है। 18 में क्या क्या है? 2 और 9, 2 और 9। बात समझ रहे हैं? क्या क्या है? 2 और 9। तो जो भी ऑप्शन 9 से कटेंगे वो आंसर हो सकता है। जो भी आंसर 9 से कटेंगे वो आंसर। तो क्या ये 9 से कटेंगे? 5 4 9, हाँ कटेंगे। ये भी 9 से कटेंगे, ये नहीं कटेंगे, तो ये ऑप्शन खत्म। क्या बात को समझ रहे हैं? ये ऑप्शन खत्म। दूसरी बात 25 से कटने के लिए लास्ट का जो है 3 संख्या 25 से कट जाए तो वह आंसर हो जाएगा। तो क्या इसका लास्ट का 3 संख्या 25 से कटेगा? नहीं कट सकता है। 225, हाँ कट तो सकता है। ये नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। बात समझ रहे? तो अब इन दोनों में फंसे हैं। तो और यहाँ पर देखिए क्या और कुछ पकड़ सकते हैं क्या? यहाँ पर 3 है और 4 है।
और 4 से कटने का रूल है कि 4 से कटने का रूल है कि अंतिम का 2 संख्या 4 से कटनी चाहिए। क्या ये 50 4 से कटेगा क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, 4 से नहीं कट सकता है 50, सिर्फ यही कट सकता है। ये डबल जीरो है ना लास्ट में, आराम से 4 से कट जाएगा। डबल जीरो को किसी से भी कटाइए, आराम से कटेगा। तो ये वाला कर सकता है, तो ये ऑप्शन कंप्लीट। अन्यथा आप निकालना चाहते हो तो आप इसका एलसीएम निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना है? 12, 18, 20, 25, ये है। इसका आप एलसीएम फाइंड कर दो। किससे कटाऊं? 2 से कटा देता हूं। 6, 9, 10, 25। और किससे कटेगा देखते हैं। 2 से और कर सकता है। 3, 9 नहीं कटेगा। 5, 25 और 3 से 1, 3, 5, 25। 5 से 3, 1, यहाँ तो 1 है, ये है 5। बस इन सबको गुना कीजिए। 2 दूनी 4 दिया 12, 12 पंचे 60, 60 दिया 180, 60 दिया 180, 180 गुना 5 900, 80, 18 पंचे 90, 900। इसका मतलब जो ऑप्शन 900 से कटेगा वही आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 900 से कट सकता है। 900 से मतलब कि 900 से कट सकता है, वही राइट आंसर हो जाएगा। तो मौके बाद ये क्या ये 900 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये 900 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन है बस। अब भाग यहाँ पर अलग अलग लगाइएगा, उससे बेहतर है आप देख लीजिए कि किससे कट रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और देखिए, चलिए कुछ बोलना चाह रहे थे, भूल गए। अच्छा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? अब 12 से विभाज्य का रूल पता होने चाहिए, नहीं तो आप टोटल में 12 से भाग देने लगिएगा और पता चलेगा कि 5 से 6 मिनट ले लिए। तो कहीं ना कहीं जो भाग का रूल होता है वो आपको जरूर सीखनी चाहिए, कम से कम 10 तक का। बात समझ रहे हैं? जैसे 2 से, 4 से, 3 से, 5 से, 7, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 11 से, 13 से, इन सब से भाग लगाने का रूल आपको पता होना चाहिए कि फास्ट कैसे लगता है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर 12 से भाग लगाने का रूल क्या है कि 12 को पहले तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा? 4 × 3 में। इसका मतलब जो भी संख्या 4 और 3 से भाग लग जाए वो पूरे संख्या 12 से कट जाएगा। तो 4 से भाग लगाने का रूल है कि लास्ट का 2 संख्या 4 से कटना चाहिए। लास्ट का 2 संख्या 4 से कटना चाहिए। तो सभी के लास्ट के 2 संख्या 4 से कटेंगे, सभी के सभी संख्या। तो 4 से हम पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो लास्ट में बचा 3 से। 3 से चेक करने का, 3 से चेक करने का रूल होता है कि सबको जोड़िए और 3 से अगर पूरा पूरी भाग लग जाए तो वो आपका आंसर। जैसे कहने का मतलब 3, 6, 9, अगर मैं इसको 3 से भाग लगाऊं तब जाकर पता करूंगा कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इससे बेहतर है कि 6, 3, 9, 9, 18, 18 को ही मैं 3 से भाग दे दूं और देख रहा हूं कि यहाँ पूरी तरह कट रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। इसका मतलब इस पूरे संख्या में 3 से भाग लगेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करना है। या तो फिर इसमें देखिए 3 से जो जो कट रहा है कटा दीजिए। ये 3 तो कट ही जाएंगे, 6 भी कट ही जाएंगे, 9 भी कट ही जाएंगे। इसका मतलब ये पूरे संख्या 3 से कट जाएंगे। तो ये 3 से कटाने का रूल होता है और 9 से भी कटाने का यही रूल होता है। बात समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर चेक करते हैं। 3 कटा, 9 कटा, 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 कभी 3 से कट सकता है? नहीं ना, तो ये आंसर नहीं। तो अब यहाँ पर 3 कटा, 4 2 और 4 मिलकर 6 कट गया, 7 1 8 मिलकर क्या 3 से कटेंगे? 8 3 से कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे। तो ये आंसर नहीं हो सकता है। 2 1 3, ये तो कट गया, 3 कट गया, 8 और 4 12, 12 3 से कटता है कि नहीं? हाँ, तो यही पूरा संख्या 3 मतलब कि 12 से भाग लग सकता है। अन्यथा आप इसको कटाइए। 3 कटा, 6 कटा, 3 कटा, लास्ट में बच गया 4। क्या 4 कभी 3 से कटेगा? नहीं कट सकता। तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि
12 से कटने का मतलब 4 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, जो कि 4 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। 4 से कैसे कटा कि लास्ट का 2 संख्या जो 12 था वह 4 से कट रहा था। 4 से कटाने का रूल है कि लास्ट का 2 संख्या जो है, लास्ट का 2 डिजिट जो है आपका 4 से भाग लग जाए, 4 से भाग लग जाए, तो इसका मतलब पूरा संख्या 4 से कटेगा। और 3 से रूल क्या है कि सभी संख्या को जोड़िए और 3 से भाग लगाइए, या 3 का जहां जहां 3 दिख रहा है वहां कटा दीजिए, या तो 3 जोड़ करके अगर हो रहा है तो उसको भी कटा दीजिए। तो इस तरह से ये रूल यहाँ पर काम करता है और इससे फास्ट निकाल सकते। भले ही हमें कराने में यहाँ पर आपको टाइम लग रहा है सॉल्व कराने में, ताकि क्योंकि मैं देखिए मैं बोल भी रहा हूँ और करा भी रहा हूँ तो टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर जब आप खुद करोगे तो आप सिर्फ डायरेक्ट आप करते रहोगे, ना तो बोलना है, डायरेक्ट जो भी आंसर आएगा डायरेक्ट मार के निकलोगे, तो आपका कम समय आएगा। और जब मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम आएगा। ये मत सोचना कि मैं जो लगा रहा हूँ अगर 3 मिनट तो आपका भी लगेगा, नहीं लगेगा। बस उस तरीके को समझाने में टाइम लगता है, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। कहता है एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। ठीक है, यहाँ पर कुछ दोस्त कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं। एक दिन का मतलब समझ लेते हैं 12 घंटे, जो कि नहीं होता है। एक दिन का मतलब होता है 24 घंटा। कितना होता है? 24 घंटा। 24 घंटा का कितना परसेंट, तो मैं मान लेता हूँ x% 18 मिनट है। क्या है? 18 मिनट। तो ये भाई घंटा में है और ये मिनट में है, तो हिसाब किताब तो नहीं होगा, तो इसको आप मिनट में चेंज कीजिए। तो 24 घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कीजिएगा, तो ये मिनट में आ गया, गुना x परसेंटेज के लिए नीचे में 100 बराबर 18 मिनट। तो मिनट से मिनट खत्म। तो और देखिए कटाइए, 6 से 1 0 से 1 0 खत्म, 6 से 3 बार में ये खत्म, और 3 से ये 8 बार में खत्म। तो x बराबर आ गया 10/8, और 10/8 का मतलब जो है 1.25%। भाग दीजिएगा, देखिएगा इतना आएगा 1.25%। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 8 का 8 बच गया 2, तो 8 दूनी 16 बच गया 4। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, 16% लाभ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपया था। यदि उस वस्तु को 330 रुपया में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि कितनी होगी? ठीक है, तो इसका मतलब है नहीं, पहले जो हुआ 16% लाभ पर बेच रहा था, मैं मान लेता हूं कि इसका सीपी जो था वह 100 था। क्या था? 100 यूनिट था, 100 यूनिट था, या 100x जो भी मान सकते हो, 100 यूनिट था। तो उसको 16% लाभ पर बेच रहे थे। 100 का 16% कितना? 16। यानी वह जो बेच रहा था पहले जो बेच रहा था 116% पर बेच रहा था, 116 यूनिट पर बेच रहा था, जो कि रियल में दिया है 435। कितना दिया है? 435 दिया है, यानी 116 यूनिट की वैल्यू 435 है। अब कहता है कि 330 में बेचना है। कितना में? 330 में बेचना है, तो हानि कितनी होगी, ये बात पूछ रही है। तो हमें क्रय मूल्य पता चले तभी तो हम फिर यहाँ से निकाल सकते हैं कि तब हानि कितनी होगी। तो मैं यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो जब 116% की वैल्यू इतना है तो 1% की वैल्यू कितना होगा? चलिए फाइंड करते हैं, देखते हैं कितना होता है। हालांकि निकालने का तो और भी तरीका हो सकता है, जैसे पहले मैं इसको कराता हूँ तब मैं दूसरा तरीका यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं चाहूँ निकालने के लिए तो 435/116, और हमें 100 यूनिट की वैल्यू अगर निकालना हो तो इधर 100 से गुना होगा, तो आप इधर भी 100 से गुना करिए। तो 435/116
गुना 100, ये 100 यूनिट की वैल्यू हुई। इसको कटाइए, देखिए कितना आता है। 4 से ये कट जाएंगे 25 बार में, और 4 से ये 4 दूनी 8, बच गया यहाँ पर 3, 4 नमा 36, 29, और 29 गुना ये 15 बार में कट जाएगा, तो 29 गुना 15 इतना। तो 100 यूनिट की वैल्यू आ गया 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 70, 375, यानी 100 यूनिट की वैल्यू 375, यानी उसका क्रय मूल्य रियल में है 375 रुपए। तो लेकिन वह बेच रहा है 330 रुपया में। तो हानि बराबर क्या होता है, यानी SP2 जो हमारे पास दिया हुआ है, दूसरे बार जो बेच रहा है वह 330 में दे रहा है, हमसे पूछ रहा है हानि परसेंट क्या होगा। तो चलिए हानि परसेंट बराबर मैं इधर करता हूँ, लॉस परसेंट बराबर जो फार्मूला होता है लॉस इंटू 100 बटे CP, ठीक है। CP मतलब क्रय मूल्य, CP मतलब क्रय मूल्य, लॉस मतलब हानि, यानी लॉस हानि प्रतिशत बराबर लॉस गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। तो लॉस देखिए 375 रुपये में आप खरीदे ही हो और 330 में बेच रहे हो, तो कितने की हानि हो रही है? तो आपका जवाब होगा 45 रुपए की हानि हो रही। तो हानि ऊपर गुना 100 CP, खरीदे कितने में? 375 में, कितने में? 375 में। बस इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 5 से 9 बार में, 5 से 5 सते 35, 5 सते 35, 5 25, 75 बार में, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, और 3 से ये 3 बार में। तो घुमा फिरा के ये कितना आ गया? 3 चौके 12%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12% की हानि हो रही है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है दोस्त, समझना ही चाहिए, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि सभी लोग समझ सके। हाँ, और इसका अगर मैं शॉर्टकट से करने की कोशिश करूँ तो उसको समझिएगा, ठीक है। अब 16% को पकड़िए, 16%, 16% का मतलब क्या? 4/25। 16% को सोल्व कीजिएगा तो 4/25। ये नीचे वाला आपका CP है, ये नीचे वाला क्या है? आपका CP, और ऊपर वाला आपका प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट। तो SP कब बनता है, यानी विक्रय मूल्य कब बनता है? जब लाभ वाली बात हो। तो CP प्लस प्रॉफिट, यही ना SP होगा, CP प्लस प्रॉफिट, ये चीज यहां पर होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये जब इतना समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर 25 4 29, आपका SP कितना है? 29, यानी 29 की वैल्यू जो है वह 435 है। तो हमें चाहिए 25 की वैल्यू। ये CP कितना है? 25, हमें 25 की वैल्यू चाहिए। तो यहां से मैं देखूं तो 1 की वैल्यू मेरा आ जाएगा 15, तो 25 की वैल्यू, इसको 25 से गुना कर दूंगा तो ये 25, तो इधर भी आप 25 से गुना कर दीजिए, तो ये 25 से गुना कीजिएगा तो 375 है ना। यानी आपका CP जो है 25 का वैल्यू 375, लेकिन कह रहा है कि खरीदे हो आप 375 में, बेच रहे हो 330 में, तो आपकी लॉस जो है 45 रुपया का हो रहा है। कितना पर? 375 पर गुना 100। बस इसको सोल्व कीजिएगा तो ये डायरेक्ट आंसर। तो ये शॉर्टकट है, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर ये तरीका समझते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शायद आज मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा ही हो गए। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, रीजनिंग के ही है, और भी मैथ के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैंने रीजनिंग की भी क्वेश्चन को लिया है। दोनों मैं एक साथ लेकर चल रहा हूँ, और ये 46वां वीडियो, समझ रहे हैं दोस्त। अगर मान लीजिए पर वीडियो में 20 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, तो ये 46 गुना 20 यानी 46 गुना 92, 920 क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने करा चुका है दोस्त, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। तो जरूर कोशिश कीजिए कि पूरा क्लास देखें, बात समझ रहे हैं। और जो क्वेश्चन आपको इजी लगता है स्किप करके आगे बढ़िए, बात समझ रहे हैं। तो ऐसे आप कीजिए, लेकिन जो लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चंस को एक्चुअल में हमें इसकी तरीका सीखनी चाहिए, इसको जल्दी कैसे किया जा सकता है उस तरीके को सीखनी चाहिए, तो जरूर आप उसको सीखने का कोशिश कीजिए। ये चीज़ मैं क्यों कहता हूँ,
ये चीज़ मैंने दोस्त एनालिसिस किया है कि मैं जब टेस्ट लगाने जाता था तो मैं देखता था कि जो क्वेश्चन मैं 15 से 20 सेकंड में करता था, मेरे से जो जूनियर सब थे वह कहीं ना कहीं 1.5 मिनट 2 मिनट लगाता था। इसका मतलब यह है कि जो तरीका मैं इस्तेमाल करता था वह तरीका वो लोग इस्तेमाल नहीं करते, जिसके वजह से वह टाइम ज़्यादा ले रहे थे, है कि नहीं। और मैंने भी कई बार ये चीज़ देखा है कि हमसे भी कोई सीनियर थे, हमसे भी बहुत सारे लोग सीनियर थे, तो शुरुआत में ऐसे नहीं तो ऐसे तो अब कम मतलब कि अंडर 10 में मैं हमेशा रहने लगा था लगभग 1.5-2 साल तक, बात समझ रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने टेस्ट लगाना बंद कर दिया। हालांकि मेरी कुछ अलग कहानी है दोस्त। तो मैं भी जब सीनियर से पूछता था कि इस क्वेश्चन को आप कैसे किए, तो वो बिल्कुल बेसिक तरीके बता देते थे, जिससे भले हमें समझ में आता था, लेकिन वह टाइम टेकिंग वाला तरीका बता देता था। वह जो फास्ट तरीके से जो करता था वह तरीके नहीं समझाना चाहता था, क्योंकि वो उस तरीके को समझाने में टाइम लगता है, बात समझ रहे हैं, समझाने में टाइम लगता है, इसलिए वो नहीं समझाना चाहता था। मैं सोच रहा हूँ, मैं ये सोचकर करता हूँ मैं उस तरीके को सबको अब समझाऊं जिस तरीके से लोग नहीं समझाना चाहते हैं, बात समझ रहे हैं। तो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। कथन कृति टियारा कंपनी के लिए, यानी कथन जो दिया हुआ है ये थोड़ा सा स्मॉल छोटा लेटर में लिखा गया है, तो कथन यहाँ पर दिया है, निष्कर्ष ये इसके 2 निष्कर्ष हैं, ठीक है। कृति टियारा के कंपनी के लिए पूरे वेब पेज को बनाए और देख रेख रखती है। कृति टियारा कंपनी के लिए वेब पेज बनाता है, पूरे वेब पेज को बनाता है। तो ये बात इसने कहा कथन में कृति के लिए, तो निष्कर्ष क्या निकल सकता है इसका? कृति को वेब पेज के बारे में जानकारी है, बिल्कुल है, तभी तो वह देख रेख कर रहा है, वेब पेज बना रहा है ये बात को मैं कह सकता हूँ। हाँ, जानकारी तो है, भले कुछ भी हो, थोड़ा हो ज्यादा हो, लेकिन जानकारी तो है, तभी इस बात को ये कह रहा है कि वेब पेज की देख रेख रखती है या बनाती है, ठीक है। कृति ने वेब डिजाइनिंग में मास्टर पूरा किया है, लेकिन यहाँ पर इस चीज की कहीं चर्चा नहीं हो कि वह एमए किया है कि नहीं, बीए किया है कि नहीं डिजाइनिंग में, बात समझ रहे हैं। तो मास्टर पूरा किया है कि नहीं, इस चीज के बारे में कहीं भी कथन में नहीं कहा गया है। और जो चीज कथन में चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट ना कहा रहे, उस चीज को मैं गलत मानूंगा। भले ही हो सकता है वो क्या हो, लेकिन इसमें ना तो ये डायरेक्ट रूप से कहा है या ना इनडायरेक्ट रूप से कहा है, तो मैं इसको गलत करूंगा। तो पहला सही, दूसरा निष्कर्ष गलत, तो केवल एक अनुसरण करेगा, बात समझ रहे हैं। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक गांव की जनसंख्या 24,000 है। यदि अगले वर्ष में इसमें 4% की कमी होने की संभावना है, तो अगले वर्ष में गांव की जनसंख्या कितनी है? बस यहाँ पर आपका सीधा सीधा 24,000 में 4% घटा दीजिए, 24,000 का 4% निकाल कर घटा दीजिए, या तो आप फिर 24% का 96% कर दीजिए, वही राइट आंसर हो जाएगा। 4% घटा दिया, 100 में से 4 घटा कर उसका परसेंटेज निकाल दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। देखिएगा जो आंसर होगा टिक करके निकलिएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये लगता है कहीं ज्यादा आगे बढ़ गए क्या, चलिए यहाँ पे थे ये, चलिए इसको बनाइए। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या होगा वाट के स्थान पर, तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसी की सीरीज को पकड़ता है। बाकी बाद इसके सीरीज, ये वाले सीरीज से हमको कोई लेना देना नहीं, आपको आंसर तक पहुँचना है, तो आप डायरेक्ट इस यहाँ से सीरीज उठाइए, यहाँ पर काम आ जाएगा। 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, यानी यहाँ पर 2 2 ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 2 ऐड हो रहा है, तो 15 राइट आंसर है। बस इजी है। अब बेहतर है कि देखिए मैं यहाँ पर क्या किया, समझिएगा थोड़ा सा। कुछ लोग करेंगे कि यहाँ से अब पहले चेक करते निकलेंगे, यहाँ से इसका आंसर देखेंगे, इससे यहाँ आगे तो हमसे पूछ ही नहीं रहा है,
मैं इसको क्यों चेक करूं? मैं इधरे से क्यों ना देख लूं? मेरी बात को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं इधरे से क्यों ना देख लूं? क्योंकि इसी का तो सीरीज चल रहा है कि नहीं? मैं इधर से ही देख लिया और यहाँ से अब पता कर लिया कि यहाँ 2 बड़ा है, यहाँ भी 2 बड़ा है, तो अगले भी 2 बढ़ा देना है, बस 15 मारकर निकल जाना है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये सब फास्ट करने का तरीका है। बात समझ रहे हो दोस्त? तो देखिए, मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है और इजी रहता है, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा तरीका को समझने का कोशिश कीजिएगा, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। वह 10 मीटर चलता है और बाएं मुड़ता है। ठीक, तो देखिए, आपको एक थोड़ी सी दिशा की ज्ञान होना चाहिए, दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ये आपकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगी जहां से कोई चलना शुरू करेगा। अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब उत्तर, नीचे जा रहा है तो उसका दक्षिण, इधर जा रहा है तो वह पूरब, और इधर जा रहा है तो ये पश्चिम होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना। इस पॉइंट से जैसे इधर जाएगा तो पश्चिम, इधर जाएगा पूरब, ऊपर जाएगा उत्तर, नीचे जाएगा दक्षिण। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको करनी है। तो अब यहां पर थोड़ा करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इसने क्या कहा? मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। वह 10 मीटर चलता है और बाएं मुड़ता है पूर्व दिशा की ओर। मान लीजिए कि वह यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से उसकी इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, या एस से सूचित कीजिए। यहाँ से वह चलना शुरू किया और किधर? पूर्व की दिशा की ओर। पूर्व मतलब इधर, जैसे मैंने इधर लगाया था अभी डायग्राम, तो पूर्व इधर, और कितना चला? 10 मीटर। 10 मीटर ये चला। ठीक है, फिर कहता है बाएं मुड़ गया। बाएं मुड़ने का मतलब क्या? ऐसे आप जा रहे हो तो बाएं मुड़ने का मतलब इधर है ना, तो एंटी क्लॉक। चलिए उस बात को मैं अलग से समझाऊंगा। एंटी क्लॉक घूम गया तो ये 12 किलोमीटर बाएं मुड़ा। फिर कहता है इसके बाद वह दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है कितना? 3 मीटर। फिर कहता है फिर बाएं मुड़ता है और 1 मीटर जाता है। फिर बाएं मुड़ता है और 1 मीटर जाता है। पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। तो ये इसकी कुछ डायग्राम है। तो हर एक दिशा में वह 90 डिग्री, सभी मोड़ पर 90 डिग्री मुड़ता है। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। तो इसका मतलब मैंने परफेक्ट किया। तो अब ये इस दिशा में जा रहा है। इस दिशा में जाने का मतलब क्या? मैंने इधर से क्या कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट से इधर अगर है, ये पश्चिम में, इधर इसकी मुख है, तो ये इसका मतलब पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। राइट आंसर होगा। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। इसका डिटेल्स में शायद आज से 3रा या 4था दिन का वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, वहां पर देखिएगा। अब देखिए, आपका अगर मैथ और रीजनिंग कमजोर है ना, तो मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं दोस्त, अब मेरा 10 से 15 वीडियो देखिए, और मैथ और रीजनिंग में अगर स्कोर नहीं बढ़ा तब कहिएगा कि आप गलत बोल रहे थे। जब इतना दिन कहीं और मेहनत किए हैं तो थोड़ा सा हमारे साथ जुड़ कर देखिए। मजा नहीं आया, नहीं आपका स्कोर बढ़ा, तब कहिएगा कि नहीं मैथ और रीजनिंग में मेरा स्कोर नहीं बढ़ा। बशर्ते मेरे तरीके से, मेरे रूल को मैंने जिस तरीके को फॉलो करके उस प्रश्न को कराता हूँ, उस तरीके से अगर कीजिएगा तो जरूर है कि आपकी मैथ और रीजनिंग में स्कोर बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं? एक चुनाव में जिस उम्मीदवार को 70% वोट मिले वह 500 वोटों के बहुमत से चुना गया। 500 वोटों के बहुमत से चुना जाता है। तो वोटों की कुल संख्या क्या थी? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वोटों की कुल संख्या क्या थी। तो मान लेते हैं टोटल वोट जो था 100 यूनिट था। 100 यूनिट टोटल वोट था। ठीक है, इसमें 70% वोट जो जीता हुआ है, जो विनर है, विनर को 70 वोट मिल गया। 100 का 70%, 70 यूनिट वोट मिल गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? इसको 70 यूनिट मिल गया विनर को, और जो लूजर था, जो हारा हुआ था,
उसको बाकी बात बचा हुआ मिला होगा, तो 100 में से 70 तो जीतने वाले को मिल गया, तो बाकी बात 30 किसको मिला होगा, 30 यूनिट। तो आपका जवाब होगा 30 यूनिट जो मिला होगा वो हारने वाले को मिला होगा। किसको मिला होगा, हारने वाले को। लेकिन इसमें कहा है कि वह जो है 500 वोटों से चुनाव जीता है। 500 वोटों से चुनाव जीता है। इसका मतलब ये जो विनर लाया है 500 ज्यादा लाया है। कहने का मतलब 30% तो लाया ही लाया है, 30 यूनिट तो लाया ही लाया है, और 50 यूनिट एक्स्ट्रा भी लाया है, 50 यूनिट एक्स्ट्रा भी लाया है, तभी जाकर वो जीता है। और यही 50 यूनिट की वैल्यू 500 है। मेरी बात को गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा। इस 50 यूनिट की वैल्यू 500 है, तो कुल कितना चाहिए, 100 यूनिट की वैल्यू। कितना चाहिए, 100 यूनिट की वैल्यू। तो आप यहां से कह सकते हो कि 10 इसको कहीं ना कहीं इस 50 को आप 100 बनाने की कोशिश कीजिए। 50 को आप क्या कीजिए कि 100 बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप 100 तक पहुंच सकते हो। अच्छा 50, सॉरी दोस्त, इन दोनों का अंतर कितना, 40 यूनिट होगा। क्या होगा देखिए, 30 यूनिट इतना के बराबर तो मिला ही होगा, इसको 40 यूनिट एक्स्ट्रा मिला है। क्या हुआ है, 40 यूनिट एक्स्ट्रा मिला है। इसी 40 यूनिट का वैल्यू है 500। हमें चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू। क्या कहता है, कुल वोटों की संख्या, टोटल वोट हमने कितना माना, 100। तो 40 यूनिट की वैल्यू इतना, तो यहां से कह सकते हो 10 यूनिट का वैल्यू कितना, 500/4 कह सकते हो कि नहीं, क्योंकि दोनों साइड मैंने 4 से भाग लगा दिया। तो ये इसको मैंने 4 से भाग लगा दिया, ठीक है, तो इसको भी मैंने 4 से इधर भागा लगा दिया, 4 से भागा लगा दिया। अब मैं इसको 100 बनाने जा रहा हूं। 100 बनाने का मतलब क्या, 10 से गुना कर देना। इसको मैं 10 से गुना कर रहा हूं, तो इसको भी मैं 10 से गुना करूंगा, है ना। तो इस इधर 10 से गुना कीजिएगा तो ये 100 बनेगा, इधर भी 10 से गुना कीजिएगा तो ये 5000/4 कितना हो जाएगा, यानी 5000/। देखिए ये सब तरीका, ये सब स्टेप जो मैं कर रहा हूं बस समझाने के लिए, ये सब करने की इतनी जरूरत नहीं है दोस्त, बात समझ रहे हैं। तो 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 1250। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई, 100 यूनिट की वैल्यू 1250, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब तरीका समझिए, आसानी से निकलेगा। अन्यथा फिर ये 70 में 30 घटाइए, क्योंकि एक को 70 मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा, 30। तो इन्हीं दोनों का अंतर जो है 40, यानी 40 वोट से जीता है, यानी 40 यूनिट वोट से जीता है। इसी 40 यूनिट का वैल्यू 500 है। तो हमें चाहिए कि टोटल 70, 30, 100 की वैल्यू चाहिए। तो इसको 100 बनाने की कोशिश कीजिए, आपका आंसर 100 यूनिट की वैल्यू निकलेगा, वही आंसर हो जाएगा। तो ये तो समझाने के लिए था, हालांकि करने के लिए तो ये तरीका है, बात समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप की जो है अपने आप में तरीका को इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ये तो इसमें जगह ही बहुत कम है। अच्छा कोई बात नहीं है, देखते हैं। दिए गए प्रश्न पर विचार करें, जो भी है। 4 व्यक्ति PQRS एक बेंच के उत्तर की ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, ठीक है। जिसने कहा है कि QS के मध्य कौन बैठा है, पूछा है Q और S के मध्य कौन बैठा है। नहीं, 4 व्यक्ति उत्तर की ओर सम्मुख करके बैठा है, 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, उत्तर मतलब ऊपर, ठीक है। तो ये साइड बायां हो गया और ये साइड दायां। तो अभी 4 व्यक्ति को बैठाते हैं, ठीक है। तो इसने पहला कथन कह रहा है RS के बाएं से दूसरे स्थान पर, RS के बाएं से दूसरे स्थान पर, S के बाएं से पहला दूसरा स्थान पर R यहां हो सकता है, या S के बाएं से दूसरा स्थान पर R यहां हो सकता है। तो ये 2 कंडीशन हो गया। इससे और हम पता भी नहीं कर सकते कि Q और S के मध्य में कौन बैठा है। हो सकता है Q यहां बैठा हो सकता है Q यहां बैठा हो, तो हम पहला से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं, S R के दाएं से दूसरे स्थान पर है, R के दाएं से दूसरे स्थान पर, R के दाएं से, दोनों बात तो सेम ये कह रहा है,
जब इससे आंसर नहीं निकलेगा तो इससे क्या खाक निकलेगा कि क्यू और एस के बीच कौन है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ना तो एक सही होगा ना ही दो, यानी उत्तर देने के लिए ना तो एक पर्याप्त है ना ही दो। कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी के एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कहने का मतलब ना तो एक ना ही दो। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है धारा के अनुकूल 144 किलोमीटर जाने में एक नाविक को 12 घंटे का समय लगता है। ठीक है, धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में उसे 9 घंटे का समय लगता है। तो कुछ तो अच्छा, धारा की गति कितनी होगी, धारा की गति कितनी होगी। ठीक है, तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि नाविक मतलब ये भी कह सकते हो नाविक या नाव की गति, नाव की गति x है, x किलोमीटर पर घंटा है। तो चलिए यूनिट नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। और धारा की गति जो है y किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, तो इसने कहा प्रतिकूल। आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यही ना होता है। ठीक है, जब इस तरह का सवाल रहता है तो उसमें कहीं ना कहीं रिलेटिव स्पीड लगता है। क्या लगता है? रिलेटिव स्पीड। जब इधर एक चीज इधर से जाए और एक चीज इधर से जाए तो यहां पर चाल जुट जाता है। क्या हो जाता है? चाल जुट जाएगा। क्या हो जाएगा? चाल जुट। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि कभी कदार जो होता है, नाव इधर से जा रहा है, पानी में नाव इधर से जा रहा है और धारा जो है ये पानी की गति इधर से है, पानी की गति क्या है? इधर से है। तो इस स्थिति में क्या होगा? नाव की चाल घट जाएगी, क्योंकि देखिए इधर से जितनी स्पीड से जाएगा कुछ इधर भी ठेलेगा, इसको नाव को कुछ पीछे ठेलेगा, तो यानी नाव की गति घट जाएगी, नाव की गति कम हो जाएगी। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पर बोला प्रतिकूल, यानी नाव इधर से जा रहा है और धारा इधर से जा रहा है, तो इसका मतलब घटेगा। तो नाव की चाल x है और धारा की चाल y। जब भी घटाइएगा या जोड़िएगा तो नाव के ही गति में घटाएगा, क्योंकि नाव की गति हमेशा धारा की गति से ज्यादा होगा। क्या होगा? हमेशा धारा की गति से ज्यादा हो, यानी नाव की चाल हमेशा जो होगा धारा की गति से ज्यादा होगा, तभी नाव आगे बढ़ पाएगी। नहीं तो ये इसको ठेल के ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ढकेल देगा, है कि नहीं? तो इसीलिए हमेशा चाल नाव की ज्यादा होनी चाहिए। तो ये हो गया रिलेटिव स्पीड। बात समझ रहे हैं? तो यह चाल हुआ, चाल बराबर क्या? दूरी बटे समय। दूरी कितनी तय कर रही है? 144। कितने घंटे में? 12 घंटे में, अपॉन 12। तो यहां से एक इक्वेशन बनकर निकलेगा x माइनस वाई बराबर बराबर 44 से 12 किलोमीटर पर घंटा, यह ना। तो x माइनस वाई का वैल्यू 12 आया। अब क्या कर रहा है कि अनुकूल, मतलब कि यहाँ पर प्रतिकूल बोल रहा था कि एक दूसरे के विपरीत, लेकिन अब कह रहा है कि धारा भी इधरे जाएगा और नाव भी इधरे जाएगा, दोनों की दिशा एक ही दिशा में हो। तो इस स्थिति में जो चाल होती है वह जुड़ जाती है। तो नाव की चाल x और धारा की चाल y, यानी x प्लस y जो कि समान दूरी, उसी दूरी को क्या बोले? समान दूरी को 144 किलोमीटर को ही कितने घंटे में? 9 घंटे लगाती है। तो ये चाल हुआ, ये रिलेटिव स्पीड। तो इसकी चाल ये, तो यहां से निकल जाएगा x प्लस वाई बराबर 16। इक्वेशन सेकेंड। तो हमसे पूछा किसके बारे में? धारा की गति, यानी y की वैल्यू हमसे पूछा है। बात समझ रहे हैं? तो हमारे पास दो इक्वेशन है, आप किसी भी तरीके से निकालिए, अपलयन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणनफल, जो भी हो उससे निकालिए। लेकिन मैं कहता हूं कि एक और आसान तरीका है, उन सब तरीके से निकालने से बेहतर है कि आप
यहाँ पर प्रतिस्थापन लगाओ, विलोपन लगाओ, उससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट निकालो। यहाँ पर अगर धारा पूछे तो बड़का में छोटका को घटा दो। ये कितना है 16 और ये कितना 12, 16 में 12 घटेगा तो कितना आएगा 4, उसको 2 से भाग दे दो, वही आंसर हो जाएगा। y का वैल्यू 2 किलोमीटर पर घंटा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे यहाँ पर पूछता नाव की गति तो हम क्या करते, दोनों को जोड़ देते, 16 12 28, और यानी x धारा की गति यानी नाव की गति हमसे पूछता तो x बराबर हो जाता 16 12 28 बटे 2 बराबर 14, यानी नाव की गति कितना हो जाता 14। तो इस तरह से फाइंड कर सकते हो डायरेक्ट, तो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा और क्या, बाकी बाद आपकी इच्छा आप कैसे लगाते हो। 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम लगाकर आसान कर दिया, यानी 1 से लेकर 16 तक सभी को जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 ... 16 तक जाना है। कहाँ तक जाना है 16 तक, तो औसत क्या होगा, इसका औसत निकालने के लिए डायरेक्ट आप जानते हो क्या कीजिए, प्रथम संख्या और लास्ट संख्या को जोड़िए 17 और उसको 2 से भाग दे दीजिए, वही आंसर 8.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हालांकि आप अलग अलग जोड़कर देख भी सकते हो, उतना ही आंसर आएगा। तो बेहतर है कि जब ये प्रथम वाली बात दे दे तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए 16, क्या कहीं तक भी दे दे आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित समूह से संबंधित नहीं है, समूह से संबंधित नहीं है। तो बस इसमें कुछ नहीं है, हिसाब किताब है इस पंखी का, ये जो फूल सी कली सी जो है उसका खेल है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 गो, इसमें 1 2 3 4, तो इसमें कितना 8 गो, इसमें 4 गो, इसमें 7 गो, इसमें आपका 4 गो। तो इन तीनों में सम संख्या है, इन तीनों में क्या है सम संख्याओं में इस पंखी की संख्या है, लेकिन इसमें जो है विषम संख्या, 7 क्या है विषम संख्या, इसका मतलब यही समूह में से संबंधित नहीं है। अगर यहाँ पर 8 हो जाता तो फिर मतलब कि सभी समान, कुछ अलग रूल ढूंढते हैं, आप समझ रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये विषम संख्या में है पंखी की संख्या, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। तो इजी है इन सब क्वेश्चंस को, बस मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर इस तरह के क्वेश्चंस लेता हूँ। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन कराने का कोई मेरा मतलब नहीं है कि इन सब क्वेश्चन को कराओ। कुछ दोस्त कमेंट किए कि फिगर वाले क्वेश्चंस को रीजनिंग में आप नहीं लेते हैं, ये सब में देखिए कराना कोई बड़ी बात नहीं है ये सब क्वेश्चंस को, लेकिन थोड़ा समझाने में अल्टर टाइप से लगता है, बात समझ रहे हैं। करना ये सब क्वेश्चन को कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग आराम से भी सोच समझ कर सकते हैं। फिगर वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होता है कि हाँ फिगर वाले है और उसमें थोड़ा सा टफ लग रहा है तो मैं उसको जरूर कराने का कोशिश करता हूँ। ओके नेक्स्ट, 15/3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक लकड़ी का गोला है, अच्छा कुछ तो लोचा, ये 15√3 है, कितना है 15√3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लकड़ों का गोला है, यानी एक गोला है कितना, अच्छा गोला बनाने का इसमें तो मेरा सिस्टम होनी चाहिए, गोला हाँ है तो वाह, चलिए ये एक गोला है, ठीक है, ये एक गोला है कितना सेंटीमीटर का, इसकी त्रिज्या जो है 15√3, इसकी जो त्रिज्या है ये कितना है 15√3। अब कह रहा है कि एक लकड़ी का गोला है, ये लकड़ी का गोला है, गोले से काट किए गए सबसे बड़े संभावित घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसके अंदर से बोल रहा है कि घन निकाल लिया जाए काट के, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपका जवाब होगा 6a², ए कहने का मतलब भुजा, 6 गुना भुजा स्क्वायर, बात समझ रहे हैं। तो ये होनी चाहिए, तो हमें घन की भुजा चाहिए। हालांकि ये फिगर कैसा हो सकता है इस बात को समझिएगा कि ये फिगर कैसा हो सकता है, इसके अंदर एक जो है घन बना दिया है, इसके अंदर क्या है एक
ये कुछ ज्यादा बड़ा हो रहा है। चलिए इस प्रकार से, यानी एक घन निकाल लिया, इसका इसका एक घन काट के निकाल लिया, तो फिर आंसर इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरी बात को यहाँ पर थोड़ा सा गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जो कि आपको काम आएगा। अरे यार ये कहा, इसको निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा समझ लें, इसके अंदर से बोल रहा है कि घन काट कर निकाला है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमें भुजा फाइंड करनी होगी। तो ये जो अगर आप देख रहे हैं ना, ये जो पूरा व्यास, ये जो आप पूरा व्यास देख रहे हैं, ये घन के विकर्ण के बराबर है। ये क्या है, घन का आपका जो है विकर्ण के बराबर है। बात समझ रहे हैं क्या है, ये जो आपकी ये जो व्यास है, ये जो गोला का व्यास है, वह घन के विकर्ण के बराबर है। तो घन का विकर्ण बराबर आपने क्या फार्मूला पढ़ा होगा, घन का विकर्ण बराबर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, √3a, और आपका घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है, यहां से यहां तक 15√3, तो ये भी 15√3, यानी टोटल कितना है 30√3, यानी घन का विकर्ण कितना है 30√3, और रियल में होता क्या है √3a, तो यहाँ से √3 कटा तो a का वैल्यू कितना 30 आ गया। क्वेश्चन बढ़िया है दोस्त, इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। अब इसका चाहिए हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, तो बस यहाँ पर पुट कीजिए 6 गुना a, मतलब a कितना निकला 30, यानी घन की भुजा a जो निकला गया वह 30 निकल गया, तो 30 का स्क्वायर 900, इसका गुना कीजिएगा तो 5400, ये राइट मीटर, अच्छा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, और क्या कहूँ। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए, रेशमा सानू की एकमात्र अविवाहित बहन की भाभी है, यानी जो रेशमा है, ये रेशमा बेचारी जो भी है, वह सानू की एकमात्र बहन, सानू की बहन, इकलौती बहन की भाभी है, मतलब इस ये जो सानू है इसका ये कन्यायन है, कौन है, पत्नी है, और ये प्लस है, और ये इसका सानू की बहन है। बहन को मैंने इस तरह से गोल से दर्शाया, ठीक है। तो ये बात कहा, तो यानी पहला लाइन से ये बात साबित हो गया कि सानू का रेशमा जो है कन्यायन है, क्योंकि एकमात्र वाली बात कहा है, एकमात्र भाभी है, तो मतलब इसका इक्के गो भाई होगा, तभी तो एकमात्र भाभी है। महाविश सानू की माता है, महाविश क्या है, सानू की माता है, इसकी माता कौन है, महाविश। इस तरीके को समझने का कोशिश कीजिएगा, आपका जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आसानी से बनेगा। और नावेद की पत्नी है, ये माता है और ये नावेद की पत्नी है, नावेद की पत्नी है। नावेद इसका मतलब नावेद पुरुष है, जो पुरुष है उसके लिए प्लस का संकेत दे रहा हूं, और जो महिला है उसके लिए माइनस का इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसे यहाँ पर ये सानू पुरुष था और महिला ये था, और ये महिला है, तो इसके लिए अभी इसका तो यहाँ पर कोई नाम वाम तो है नहीं, इसलिए इसको माइनस से दर्शा दिया, ठीक है। हाँ, तो सानू नावेद का इकलौता पुत्र है, तो सानू नावेद का, तो ये देखिए, ये अगर माँ है तो ये इसका बाप ही होगा, और इकलौता पुत्र है, तो ये बात लिखने की इसको क्या जरूरत थी, फालतू का लिखा है। रेशमा सानू का कौन है, यहीं तक में डायरेक्ट आंसर था, यहीं तक में अगर आप ये सब नहीं भी पढ़ते तो आंसर ये पहले लाइन से मिल जाता। बात समझ रहे हैं, सानू का कौन है, रेशमा, तो ये पत्नी है। बात समझ रहे हैं, और बिहार में कन्या बोला जाता है, कन्यायन। हाँ बात समझ रहे हैं दोस्त, मैं बिहार से,
बात समझ रहे हैं। और बिहार में कन्यायन बोला जाता है। बिहार का कुछ अलग लैंग्वेज होता है, और जगह कहीं कहीं वाइफ, कहीं कहीं पत्नी, कहीं कहीं कुछ और भी बोला जाता है, लेकिन हमारे बिहार में कन्या बोला जाता है। तो मजाक मत उड़ाइएगा, क्योंकि सभी के लैंग्वेज अपने अपने जगह पर परफेक्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चंस को मैं HW के लिए रखा हूँ। देखते हैं कि कितने लोग जो हैं इस क्वेश्चंस का सही आंसर दे सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करा दूंगा। हालांकि कल मैंने HW में नहीं दिया था, तो इसलिए आज मैं उस क्वेश्चंस को नहीं लिया हूँ। बाकी बात, अच्छा ये क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए इसको बाद में करते हैं। थोड़ी सी लंबी हो गई ये वीडियो, मतलब 1 घंटा प्लस हो गया है। एक ही क्वेश्चन था, चलिए उसको भी मैं कल कर दूंगा। ये जो है टेलीग्राम का QR है, जहाँ से स्कैन करके जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ से नहीं जुड़ सकते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। और अब पता नहीं ये टेलीग्राम कब तक चलने वाला है, पता नहीं। अगर ये बंद हो जाए तो मैं व्हाट्सएप चैनल बनाया हूँ, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। जिससे कि हालांकि अभी तक तो जब तक बंद नहीं होता है तो मैं यहीं पर PDF वगैरह डाला करूँगा। जब अगर बंद हो जाएगा तो मैं व्हाट्सएप चैनल पर PDF वगैरह डाल दूंगा, तो इसको ज्वाइन करके रखिएगा। ओके, बाकी बात, ये बातें कुछ लास्ट में बोलना ज़रूरी रहता है, क्योंकि अभी तक आप लोग देखे होंगे तो कुछ लोग दोस्त ऐसे होंगे कि लास्ट में करेंगे सब्सक्राइब, तो कर लीजिए ना, दबाइए ना, कर क्या रहे हैं। अगर अच्छी लग रही है तो दोस्त, अगर दिल से सही में पसंद आ रहा है, सही में लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो दोस्त बेल आइकन को दबा लीजिए, घंटा को, और इस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। और थोड़ी सी हमारे हौसला बढ़ाने के लिए कि लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो किसी दोस्त में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी जो वीडियो है आप तक, क्या बोलूं, किसी का फोन घुस रहा है। तो बाकी बात, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।